चलो बेटा ध्यान इधर, जल्दी सेट हो जाओ। लास्ट लेक्चर में थ्योरी पर बातें काफ़ी हो चुकी हैं। क्वेश्चंस लगभग आपको सारे पता हैं। बेसिकली हमने ये समझा था कि जो काम हम फोर्स के लिए कर सकते हैं ट्रांसलेशनल मोशन में, सेम चीज़ हम रोटेशन में भी करते हैं। बस फिजिकल क्वांटिटीज के नाम चेंज हो जाते हैं। फोर्स टॉर्क बन जाता है, लिनियर मोमेंटम P बन जाता है, एंगुलर मोमेंटम L। पार्टिकल के लिए भी चीज़ें वैलिड हैं, सिस्टम के लिए भी हम एज इट इज अप्लाई कर सकते हैं, कोई चेंज नहीं है ना। चलो काम स्टार्ट करें। हम्म, एक रोड ले लो, मास m, लेंथ l। इसके ऊपर एक हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मान लेते हैं F। ऐसा मान लो ग्रेविटी फ्री स्पेस की बात हो रही है, मतलब हॉरिजॉन्टल टेबल पे हमने चीज़ें सेट कर दी है। रोड कहाँ पर प्लेस, हॉरिजॉन्टल टेबल पे। ये रहा, यहाँ से हिंज करके रखा हुआ है। यहाँ मैं कोई फोर्स लगा रहा हूँ F, इस वाले एंड पे। पूछा गया जैसे ही मैंने फोर्स अप्लाई किया उसी मोमेंट पे अल्फा की वैल्यू क्या होने वाली। एक फोर्स लगाया सेकंड एंड पे F, अल्फा पूछा गया है। अल्फा क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन है ना। अल्फा पूछा गया है। जैसे आप यहाँ फोर्स लगाओगे, ऐसी सिचुएशन है, यहाँ से तो हिंड है, यहाँ मैंने फोर्स लगाया तो ऐसे रोटेट होने वाला है। इनिशियली रेस्ट पे था, रेस्ट पे है और रोटेशन स्टार्ट हो गया। रेस्ट पे था, रोटेशन स्टार्ट हो गया, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन आया होगा अल्फा। अल्फा आने का रीजन क्या होता है? जैसे एक्सेलरेशन कब आता है? जब फोर्स लगता है। तो अल्फा कब आता है? जब टॉर्क लगता है। तो टॉर्क की हेल्प से मैं क्या निकाल सकता हूँ? अल्फा। इस फोर्स के कारण इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना होगा वो कैलकुलेट कर लो, वहां से आप अल्फा तक पहुंच जाओगे। और इक्वेशन हमें पता है, टॉर्क एंड अल्फा के बीच में क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। ये एक रोड है, रोड के एक एंड से अगर एक्सिस पास हो रही हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ml² by 3। ml² by आई तो हम जानते हैं, ml² by 3। टॉर्क, टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर हो चुका है? लेंथ एल के बराबर। टॉर्क लिखना आता है आप सबको, टॉर्क की प्रैक्टिस कर ली हमने अच्छी खासी। बस तो अल्फा आ गया, एक एल कट गया, 3F/ml। सही है। बस मैं क्या किया, अल्फा निकालने के लिए क्या चाहिए होगा हमें? टॉर्क। और एक हेल्प चाहिए होगी आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमें पता होना ही चाहिए। ये सबसे पहले हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे काम किया था, उसके बाद हमने टॉर्क पे काम किया था, उसके बाद हमने सारे इक्वेशंस देख लिए। अब हम प्रॉब्लम्स पे चले और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ मैंने कहा था ग्रेविटी फ्री स्पेस, अब मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा। अगेन रोड की बात करते चलो, मास m, लेंथ l। पॉइंट से हिंज किया हुआ है, वो पॉइंट से इनिशियली आपने इसको पकड़ के रखा हुआ था, ऐसे मान लो स्ट्रिंग की हेल्प से आपने इसको होल्ड करके रखा हुआ था ऐसे। ये पॉइंट यहाँ से हिंज है और यहाँ मैंने एक रस्सी से इसको पकड़ के रखा हुआ है। जैसे ही मैं स्ट्रिंग को कट कर दूंगा, ये नीचे आने वाला है। स्ट्रिंग कट करते ही अल्फा की वैल्यू क्या होगी? कैलकुलेट अल्फा जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। जैसे इसको कट करोगे उसी मोमेंट पे अल्फा की वैल्यू क्या होगी?
अब ये नीचे क्यों आ रहा है? कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? mg। अब हम लोग फोर्स नहीं लगा रहे हैं, अब एक और फोर्स है mg, तो उसको नीचे ला रहा है। तो अब समझ चुके शायद यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। फोर्स एफ नहीं रहेगा, कहाँ क्या रहेगा? mg कहाँ लगाओगे? सेंटर ऑफ मास पे। ठीक है, ट्राई करो। हो गया? यहाँ से इंच स्ट्रिंग कट कर दी गई, mg यहाँ लगेगा। mg यहाँ से कितना दूर? l/2। ये सही है। क्या ऐसे घूमेगा? अल्फा आएगा, यही अल्फा पूछा गया है। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क की डायरेक्शन भी अंदर सेम डायरेक्शन में कौन होता है? अल्फा होता है। ये बात कल हो चुकी। कैसे घूमने वाला है ना। टॉर्क कहाँ जाएगा? अंदर। अल्फा भी कहाँ होगा? अंदर। दोनों सेम डायरेक्शन में, तो हम वेक्टर रिलेशन की हेल्प नहीं रहे ले रहे हैं, हम सीधा वैल्यू पे जा रहे हैं। टॉर्क कितना? कल वो नॉर्मल फोर्सेस की बात हुई थी क्या? या नॉर्मल भी तो लगते हैं ना, बट उनको हम ध्यान में, क्योंकि उसी पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क लिख रहे हैं, तो उनका टॉर्क अपने आप जीरो होने वाला है। टॉर्क बोलो टोटल mg इंटू l/2। आई बोलो आई। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन रोड के किसी एंड से एक्सिस पास करेगी, तो आई की वैल्यू ml²/3 अल्फा। मास गायब, एक एल गायब। अल्फा बोलो 3g/। इजी है, ये भी शुरुआत है। तो बड़े क्वेश्चन में एक स्टेप बनने वाला। जैसे काइनेमेटिक्स में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक्सेलरेशन की ज़रूरत होती थी, तो एक्सेलरेशन हम निकालते थे एनएलएम में। पहले एफनेट एफनेट इज इक्वल टू एम में करते थे। वही काम कर रहे हो आप। ये टॉर्क एक्चुअली क्या है? टॉर्क नेट। टॉर्क नेट इज इक्वल टू आप क्या कर रहे हो? आई अल्फा। जैसे आप एफनेट इज इक्वल टू एम में करते थे, वही काम यहाँ पर भी कर रहे हो। ये पहला स्टेप रहता था हमेशा हमारा एक्सेलरेशन निकालने के लिए, हम इक्वेशंस बनाते थे, तो बस वही चल रहा है अभी। धीरे धीरे प्रॉब्लम थोड़ी कॉम्प्लेक्स बनते जाएंगे। ऐसा एक और करो, चलो सेम क्वेश्चन। मैं बस ये पॉइंट शिफ्ट कर रहा हूँ। क्या कर दिया मैंने? l/4 पे। स्ट्रिंग है, इसको आप कट करोगे। कैलकुलेट अल्फा जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट। क्वेश्चन वही, मैंने इंच को शिफ्ट कर दिया।
हो गया। डन है। क्या सेम इक्वेशन वापस लगाना? टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा ई। फोर्स कौन कौन लग, इनको तो आपने कट कर दिया, टेंशन तो गायब हो चुका है। कौन से कौन बच गया? एम जी। एम जी कहाँ लगाओगे? L/2 पे। सही है। सही है। अब इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट होने वाला ऐसे, अल्फा के साथ। इक्वेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। तो एम जी का टॉर्क मुझे ओ पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करना चाहिए। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस तो अब इतना बचेगा। ये L/2, ये L/4, तो ये कितना बच गया? ये भी तो L/4 बचा। तो एम जी का टॉर्क कितना हुआ बेटा? एम जी इंटू L/4, सही है। आई, आई अगर ये एक्सिस होती तो ML²/12 प्लस कितना शिफ्ट हो रहे हो आप? ML²/16। नहीं समझ में आया क्या किया मैंने? ICM प्लस MD²। जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखा जा रहा है, जिस एक्सिस के लिए टॉर्क लिख रहे हो, उसी एक्सिस के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? आई। ध्यान रहे, ये ना एक्सिस। तो आई भी किसके लिए लिखोगे? सेम एक्सिस का ऑफ रोटेशन के लिए। तो इस वाली एक्सिस के लिए आई मैं कैसे निकाल लूं? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सेंटर ऑफ मास से पास होती है एक्सिस के लिए क्या होता है? ML²/12 प्लस आप शिफ्ट कर लोगे कितना? L/4, तो क्या करना पड़ेगा आपको? प्लस MD²। डी की वैल्यू L/4। ये समझ में आया? कितना आएगा ये? 48 आएगा। 3 4 7 आएगा ये ऊपर। 7 ML²/48 अल्फा। ठीक है। मास गायब, लेंथ गायब। तो अल्फा कितना आ गया? 12G/7L। क्या ये आंसर आया है? तो अब आप अल्फा निकाल सकते हो। अल्फा आप कैलकुलेट कर लोगे। अल्फा कैलकुलेट करने की मेथड समझ में आ गई। सिंपली हमें टॉर्क लिखना होता है, टॉर्क नेट लिखना होता है एक्चुअली। जिस पॉइंट के लिए या जिस एक्सिस के लिए आप टॉर्क लिख रहे हो, उसी एक्सिस के लिए क्या लिखोगे? आई। क्लियर है? वहां से हमें अल्फा मिल जाएगा। अब एक स्टेप आगे चले। हॉरिजॉन्टल प्लेन में पूरा सेटअप बनाया हुआ है ऐसा मान ले, या ये मान ले भाई ग्रेविटी फ्री स्पेस है। ठीक है। अब मैं बार बार नहीं लिख रहा है, समझ चुके हो ना क्या है ना? पूछा गया, कैलकुलेट नॉर्मल फोर्स
अप्लाइड बाय इंच। पूछा गया है नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड बाय, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स आने वाला है कि जैसे आप ये फोर्स लगा रहे हो, क्या ये पूरा रोल नीचे गिर रहा है, घूम रहा है, गिर नहीं रहा, तब उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है ना ये, जो भी आपने खूंटी बनाई है वो क्या कर रही है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, तो वो नॉर्मल लगा रही होगी। वही नॉर्मल पूछा गया है। जैसे ही आपने इसको फोर्स लगा के घुमाना स्टार्ट करा, उसी मोमेंट पे नॉर्मल वैल्यू क्या है वो पूछा जा रहा है। कल शायद मैंने नॉर्मल पे बातें करी थी क्या, जब भी हिंज आ जाए कितने नॉर्मल मान लो, दो नॉर्मल मान लो, काम आसान हो जाता है। एक्चुअली हिंज दो नॉर्मल नहीं लगाती, वो एक ही लगाती है, पर हम उसके दो कंपोनेंट्स ही मान लेते हैं, उसके दो कंपोनेंट्स ही ले लो, काम आसान हो जाता है। ट्राई करना चाहोगे कि सीधा मैं करवाऊँ, बोलो मैं करवा दूँ? ट्राई तो करो, मैं चाहता हूँ कि ट्राई करो, कुछ गलती करो तब समझ में आएगा अच्छा ये नहीं करना है। थोड़ा रफ में करना, जो भी करो। बेटा जो कैलकुलेशन करो प्लीज़ रफ में करना, चांसेस है कि आप कुछ गलत कर सकते हो। अभी ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, थोड़ी देर पहले हमने अल्फा निकाला था, अब उसी क्वेश्चन में एक स्टेप और आगे बढ़ रहे हैं। अल्फा नहीं, क्या पूछा जा रहा है अब, धीरे धीरे क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो रहा है। अगर सारी चीज़ों को बेटा ध्यान से समझोगे ना, रोटेशन में बहुत मजा आएगा। क्या अच्छा, बट रटने की ट्राई करोगे तो फंसे। आंसर तक पहुंच रहे हो कि कहीं पे अटक रहे हो? पहुंच जाओगे, पहुंच गए। क्या आ रहा है नॉर्मल, यहाँ पर मैं नॉर्मल ऐसे बना लेता हूँ, अलग डायग्राम बना देते हैं। यहाँ एक फोर्स लग रहा है एफ, इसे नॉर्मल 1 कह दो और इसे नॉर्मल 2 कह दो। नॉर्मल 1 की वैल्यू क्या निकल के आई, कोई आंसर आया कि नहीं आया? क्या आ रहा है? 3F/, एम जी तो है ही नहीं, 3F/L आ रहा है, नॉर्मल 2। एम जी तो लेना ही नहीं है बेटा। ग्रेविटी फ्री स्पेस मान ले या तो हॉरिजॉन्टल टेबल मान ले, तो एम जी तुम्हें ध्यान में नहीं लेना है। इंटू 0 आ रहा है, नॉर्मल 1 3F/,
एल एफ बाय लेंथ, तो एक फोर्स बना है 3F/L, मतलब फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, तो एक फोर्स के बराबर। ऐसे यही आंसर आ रहा है क्या सब? क्या आ रहा है? F/L, वही बात हो गई ना, फोर्स बाय लेंथ इज इक्वल टू फोर्स। 3 नहीं आ रहा है सर, F/L तो आ ही रहा है। बहुत अच्छे। चलो स्टार्ट करें काम। नॉर्मल तो मान लिया बेटा, N1 N2, दो नॉर्मल ले लो, N1 एंड N2। पहला काम तो मैं वही कर रहा हूँ अगेन, टॉर्क। फर्स्ट तो मैं वही काम वापस कर रहा हूँ, टॉर्क निकालने का। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, नॉर्मल वन का टॉर्क, नॉर्मल वन का टॉर्क के लिए नॉर्मल टू का टॉर्क, एफ का टॉर्क, नेट टॉर्क इज इक्वल टू क्या कर लोगे, आई अल्फा। नेट टॉर्क नॉर्मल वन का जीरो, नॉर्मल टू का टॉर्क भी जीरो, फोर्स एफ का टॉर्क एफ इंटू एल, आई की वैल्यू, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो आई एम एल स्क्वायर बाय 3 इंटू अल्फा। अल्फा क्या आया, 3F/L। ये तो अल्फा है। ये कौन है? अल्फा कौन होता है? कहाँ पर? एम भी आएगा, एक एल गायब हुआ है बस। ठीक है, कैसे रोटेट होने वाला? अल्फा की डायरेक्शन रोटेट ऐसे होगा क्लॉकवाइज। यहाँ तक पहुँच गए थे सब लोग? ये तो अपना लास्ट क्वेश्चन ही है जो अभी के हमने पूछा क्या गया है। नॉर्मल, नॉर्मल तो फोर्स होता है। नॉर्मल क्या होता है? जब मुझे फोर्स की वैल्यू चाहिए तो मुझे तो एनएलएम में जाना पड़ेगा, फोर्स के इक्वेशंस पे। ये तो भी रोटेशन रोटेशन में खेल रहे हैं, अब मुझे कहाँ जाना चाहिए? कैसे जाऊँ? कुछ चीज़ें मैं वापस पूछ रहा हूँ। एनएलएम में हम क्या करते थे, पूरे सिस्टम के जब हम बात करते थे तो हम हमेशा एफनेट लिखते थे। एफनेट इज इक्वल टू क्या लिखते थे, बड़ा एम इंटू ए सी एम। बड़ा एम इंटू एस्ट्रेशन किसका लिखा जाता था? सेंटर ऑफ मास का। किसका लिखा जाता था? एक और चीज़ पूछता हूँ, जैसे ये है पेन, पेन की मोशन रोटेशनल मोशन, बट इसके ऊपर जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबकी मोशन सर्कुलर मोशन। सेम कहानी, रोड को छोड़ दो, रोड की मोशन रोटेशनल, बट इसका सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है, उस पॉइंट की मोशन सर्कुलर। क्या हम एनएलएम जानते हैं? क्या हम सर्कुलर मोशन जानते हैं? क्या हम रोटेशन जानते हैं? एनएलएम के इक्वेशन अप्लाई करना आता है? रोटेशन भी जानते हैं, सर्कुलर भी जानते हैं, एनएलएम भी हमें पता है, इक्वेशन अप्लाई करना हमें आता है। हमें सिस्टम के लिए भी चीज़ें पता है कि एफ नेट इज इक्वल टू एम ए सी एम होता है। क्या होता है? क्या होता है? मतलब मैं पूरा मास कहाँ मान लूंगा, सेंटर ऑफ मास पे, और एक्सेलरेशन भी किसका लिया जाएगा, सेंटर ऑफ मास का। किसका लिया जाएगा? अच्छा, जब ऑब्जेक्ट रोटेट होता है तो एक पॉइंट, उसके ऊपर एक पॉइंट, वो क्या करता है? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट, कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके कितने एक्सेलरेशन होते हैं? दो। कौन से दो? ए आर एंड ए टी। कौन से दो? सर्कुलर भी आ गया। ये पॉइंट यहाँ से ऐसे रोटेट कर रहा है, अब मैं सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ, ये ऐसे रोटेट होने वाला सर्कल में। सही है? सही है ना? तो इसके कितने एक्सेलरेशन होने चाहिए? दो। कौन से दो? ए आर एंड ए टी। ए आर कहाँ होगा? सेंटर की तरफ। और ए टी कहाँ होगा? टेंजेंशियल। तो क्या दोनों के इक्वेशन जानते हो आप लोग? क्या सर्कुलर याद है? सर्कुलर मोशन याद है क्या? पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करता है तो उसके दो एक्सेलरेशन होते हैं। ये कौन? और इसको क्लॉकवाइज घूमता हुआ मान लो तो ये कौन? ए टी। ए आर का इक्वेशन क्या होता था? आर ओमेगा स्क्वायर या तो वी स्क्वायर बाय आर। भूल गए क्या? ए टी क्या होता था? याद आया? क्या मुझे अल्फा पता है? क्या अल्फा पता है? क्या मैं ए टी निकाल सकता हूँ? ए टी। क्या ओमेगा पता है?
अरे इनिशियली तो रेस्ट पे था, और आप उसी मोमेंट की बात कर रहे हो। जब मैंने फोर्स लगाया तब भी कैसा था, रेस्ट पे। और मैं उसी मोमेंट की तो बात कर रहा हूँ, जब मैंने फोर्स लगाया उसी मोमेंट पे नॉर्मल की वैल्यूज क्या है। जस्ट फोर्स लगाते वक्त इनिशियल ओमेगा क्या लोगे। अरे जब ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करते हो तो इनिशियल वेलोसिटी क्या लेते हो। ये भी तो रिलीज हुआ है रेस्ट से, फोर्स लगाया मोशन स्टार्ट हुई है, तो इनिशियल ओमेगा तो जीरो थी। फिर अल्फा आने के कारण ओमेगा बढ़ती जाएगी। इनिशियली तो ओमेगा जीरो है ना। तो ए आर क्या हो जाएगा, ए आर, आर ओमेगा स्क्वायर आर इंटू लड्डू लड्डू इटी अल्फा आर। अल्फा की वैल्यू 3f/ml, टू आर, सही है। f/2m, ये दोनों एसोसिएशन निकल गए। ये फोर्स और ये वो एसोसिएशन क्या है, फोर्स, और वहां पर क्या है, एसोसिएशन। ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स दिख रहा है क्या आपको। तो N2, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में एसोसिएशन भी, एसोसिएशन जीरो तो नेट फोर्स भी, मतलब N2 की वैल्यू। N2 जीरो का रीजन क्या है भाई, का रीजन ए आर क्या आया है, एसोसिएशन ही जीरो है। डायरेक्शन में एसोसिएशन ही जीरो है तो फोर्स भी क्या होना चाहिए, तो चलो बाकी इस डायरेक्शन की बात करते हैं। यहाँ पर इक्वेशन लिखो, वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे कितना फोर्स लग रहा है। अब तो मैं एनएलएम में चला गया। नीचे कितना फोर्स लग रहा है, एफ, एक्सेलरेशन। नीचे कितना फोर्स लग रहा है, ऊपर कितना लग रहा है, N1, एफ माइनस N1 इज इक्वल टू एफ नेट। और एफ नेट को क्या लिखोगे, एम ए। एक इसका सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास का वर्टिकली ये कितना है 80। एफ माइनस N1 इज इक्वल टू एम ए। ये कौन सा वाला, 80। एफ माइनस N1 80, f/2m, मास गायब। N1 f माइनस 3f/2, N1 माइनस f/2। माइनस का मतलब क्या है, अपोजिट है, तो हमने पहले ही बनाया हुआ है। सर्कुलर आ गया, आ गया, आ गया ओमेगा, ए आर आ गया, ए टी आ गया, एनएलएम आ गया, एफ नेट आ गया, सब आ गया। एमएलटी तो आंसर वेरीफाई करने के लिए एमएलटी का तो यूज़ किया था। जी, ठीक है, समझ में आया चीज़ें कैसे बन रही है। अल्फा चाहिए था तो मैं रोटेशन में था, फोर्सेस की बात आ गई तो मैं एनएलएम में जाने से पहले मैंने एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया। फिर वही कहानी, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। बहुत आसान है क्वेश्चन। और क्वेश्चन कर पाओगे खुद। डाउट है क्या कोई इसमें, रिपीट नहीं, रिपीट नहीं कर रहा, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं उसमें वापस।
मैं नहीं करूँगा, पहले आप लोग ट्राई करो। रोड अगेन, मास एम लेंथ एल, मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा, ग्रेविटी फ्री स्पेस, रोड को ऐसे सेट कर दिया गया। तो इसको क्या करने वाले हो आप? वापस वही सिचुएशन, यहाँ से हिंट, यहाँ से आपने स्ट्रिंग कनेक्ट करके रखी हुई है, जैसे आप इसको छोड़ो कट करोगे कैसे घूमेगा? कैलकुलेट अल्फा इन नॉर्मल डायरेक्शन बाय हिंज जस्ट आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग, नहीं सॉरी स्ट्रिंग। अल्फा क्या होगा एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होगी? लास्ट क्वेश्चन में आपने जब खुद ट्राई किया था तब आपने क्या गलती? स्ट्रिंग कट करते ही क्या वो नीचे आने वाला है? इनिशियली तो वो रेस्ट पे था, मतलब इनिशियल ओमेगा तो जीरो मानोगे, जैसे नीचे इनिशियल ओमेगा जीरो है बट रोड नीचे आ रहा है, मतलब अल्फा लग रहा है, तभी तो नीचे आ रहा होगा, कैसे घूमेगा? स्टेप वन अपना वही होना चाहिए, अल्फा। अल्फा निकालना होता है तो मुझे किसकी जरूरत पड़ती है? टॉर्क नेट, नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा करेंगे, वहां से अल्फा तक पहुंच जाएंगे। फिर फोर्सेस के लिए किसकी जरूरत पड़ती है एनएलएम में जाने की? वहां मुझे चाहिए होता है एक्सेलरेशन। जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन किसका लिया जाता है? सेंटर ऑफ मास। बहुत सारे कंसेप्ट एक साथ आ रहे हैं, तुम्हें सब कुछ बहुत ढंग से क्लियर होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन आपके लिए आसान है। क्या मेथड नहीं रटनी है, चीजें समझने की, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं वो समझना है आपको। समझने के लिए मैं दो तीन क्वेश्चन ले रहा हूँ, दो तीन क्वेश्चन लेके तुम्हें बस वो मेथड याद रह गई, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। पहला ये करना है, ये करना है, ये करना है, वो क्यों कर रहे हैं वो समझ में आना चाहिए, सब कुछ फायदा होगा। क्योंकि सेम क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला, टाइप का क्वेश्चन आएगा। डन है? हो गया?
क्या कहा, क्या कह दूँ, एम जी कहाँ लगेगा, L/2 पे। ये ठीक है, सारे फोर्सेज आ गए क्या, पॉइंट के अबाउट क्या देख लो, नेट टॉर्क, टॉर्क कितना, अल्फा के बराबर, N1 का टॉर्क, N1 का टॉर्क, N2 का टॉर्क, mg का टॉर्क, mg इंटू L/2, एक्सिस ऑफ रोटेशन, आई की वैल्यू ml²/3 अल्फा, m गायब, एक l गायब, बोलो अल्फा, 3g/2l। सब लोग यहाँ तक पहुँच गए। नेक्स्ट स्टेप क्या करूँ, क्या मुझे फोर्सेस के लिए एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी, सिस्टम पे मुझे नेट फोर्स देखना चाहिए। नेट फोर्स के लिए जब हम बात करते हैं तो एक्सेलरेशन किसका लिया जाता है, मास का। सेंटर ऑफ मास क्या करने वाला है, सर्कल में घूमने वाला है। जब सर्कल में घूमता है तो एक्सेलरेशन होते हैं। फोर्सेस ने लिखा, एक ए आर और एक ए आर की वैल्यू क्या होती है, इनिशियल ओमेगा तो 0, ए आर 80, 80 अल्फा, अल्फा की वैल्यू 3g/2l, आर की वैल्यू LL 3g/4, ये 80 आ गया, इंटू इधर अल्फा 0, ए आर 0, 22, 22। अगर इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है दैट मीन्स नेट फोर्स 0 होना चाहिए। यहाँ तो एक ही फोर्स है, मतलब ये खुद 0 होना चाहिए, खत्म। N2 की वैल्यू क्या निकल के आ गई, N1 की बात करते हैं, नीचे कितना फोर्स mg, ऊपर कितना N1, तो मैं लिख सकता हूँ mg माइनस N1 इज इक्वल टू m80, mg माइनस N1 इज इक्वल टू m80 की वैल्यू 3g/4, तो N1 इज इक्वल टू mg माइनस 3/4 mg, तो N1 क्या निकल के आ गया, mg बाय, आया था आंसर, इजी है। बट ये समझ में आना चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं, मेथड याद रह गई है तो कोई फायदा नहीं होने वाला, चले चले आगे। क्यों आया था, वहाँ साइन में कोई गड़बड़ करी थी, तो मैं सही किया था, सही किया था। हाँ ठीक है, चेक कर लो ना एक बार कुछ, सही तो है वो, वो भी सही है। आगे चले, एक लास्ट, एक आध और ले लो यार, रिलीज करेंगे हम। इनिशियली आपने इसको ऐसे पकड़ के रखा हुआ है, तो अब छोड़ दोगे, नीचे आने वाला है, क्या गया, नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस यहाँ से कितने एंगल पे पहुंचा है, 37 पहुंचा, तब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, अभी तो 37 पे आएगा,
नहीं आएगा? आएगा। कर पाओगे क्या? क्या हो रहा है? कहीं पे अटक रहे हो? तो बेटा अटके के काम हो चुका है। अटक गए? कहाँ आके अटके? कहाँ अटक रहे हो बताओ? इधर आओ। ध्यान इधर। क्वेश्चन पे बाद में जाओ। सब लोग तो शायद पहुंचे भी नहीं है, बट जो लोग पहुंच गए वो कहाँ अटके हुए मैं बता रहा हूँ। इसके लिए मैं सेपरेट क्वेश्चन ले रहा हूँ। थोड़ा इनिशियली ऐसा रखा गया था, तो हम क्या कर रहे हैं, तो एक अलग क्वेश्चन ही बना लो। फील्ड्स कर रहे हैं, ठीक है। मास एम, लेंथ एल। अब मैं पूछ रहा हूँ कि जब ये 37 डिग्री बनाएगा तब ओमेगा क्या होगा। मैंने सेपरेट क्वेश्चन बना दिया। कितने डिग्री बनाएगा? 37, तब ओमेगा की वैल्यू पूछी। चलो बोलो फोर्सेस। मैं हटा रहा हूँ। ओमेगा एट 37 डिग्री, ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है ना। इनिशियल ओमेगा की वैल्यू, इनिशियल ओमेगा की वैल्यू तो 0 है, ठीक है। नॉर्मल फोर्सेस, ये कौन, ये कौन, ये कौन, ये इनिशियल कहानी, ये इनिशियल कहानी। और फाइनल सिचुएशन क्या है? इनिशियली तो आप यहाँ पर थे, फाइनली आप कहाँ पहुँच गए? नीचे 37। ये इनिशियल सिचुएशन, ये फाइनल, सही है। ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास नीचे आया, फिर होके यहाँ पहुंचा है। ये नीचे कितना आया? इतना, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली जहाँ था मैं उसको ग्राउंड लेवल मान लूँ, मतलब 0 लेवल मान लूँ, तो आप वहां से कहाँ गए? नीचे, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम हुई। सामने कौन सी एनर्जी इंक्रीज हुई? काइनेटिक एनर्जी। कौन से काइनेटिक एनर्जी? ट्रांसलेशनल काइनेटिक या रोटेशनल काइनेटिक? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखा जाता है?
हाफ आई ओमेगा स्क्वायर कैसे लिखा जाता है? ओमेगा ही तो चाहिए मुझे, नहीं समझ में आया। मैं यहाँ लगाने वाला हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू डेल्टा के। क्या ये थ्योरम हमेशा वैलिड है? वर्क पावर एनर्जी भी आ गया, एक ही तो बचा था, यही नहीं आया था, वो भी आ गया। अब वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू डेल्टा के, ये हमेशा परम सत्य है, ये जानते हो। अच्छा यहाँ कितने फोर्स दिख रहे हैं आपको ऊपर, ध्यान से देखो। क्या N1 N2 mg 3 फोर्स लग रहा है। N1 का वर्क, यहाँ से नीचे उतरो। N1 जिस पॉइंट पे लग रहा है, क्या वो पॉइंट कहीं पे खिसक रहा है? नहीं, वो तो वही है। वर्क डन बाय N1, वर्क डन बाय M2, वर्क डन बाय N2, कौन बच गया? और mg खुद। mg जहां तक मुझे पता है कंजर्वेटिव है। कैसा है बेटा? इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस हम डायरेक्ट क्या लगा सकते हैं? E इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस, वापस याद कराओ, और ये रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है। का मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी में जितना ड्रॉप हुआ होगा सामने उतनी ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई होगी। नीचे आया मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम हुई, वो एनर्जी गई कहाँ? क्योंकि टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ कौन सा फोर्स बचा है? mg। mg कौन सा फोर्स होता है? कंजर्वेटिव। नॉर्मल गायब हो गया, दोनों नॉर्मल का वर्क डन जीरो हो गया, तो वर्क डन किसका बचा है? सिर्फ mg का। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस में हम क्या क्या लिखते हैं? वर्क डन बाय N1 प्लस वर्क डन बाय M2 प्लस वर्क डन बाय mg इज इक्वल टू डेल्टा के। बट सिर्फ कौन बचेगा? mg। mg कौन सा फोर्स? तो इन केस ऑफ कंजर्वेटिव हम तो डायरेक्टली लिख सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, ई आई इज इक्वल टू ई फाइनल। कौन सी एनर्जी कम हो रही है? पोटेंशियल। तो सामने कौन सी एनर्जी इंक्रीज हो रही है? तो अब तो मैं सीधा काम कर लूँ, पोटेंशियल एनर्जी में ड्रॉप कितना हुआ, ये लेंथ कितनी है L/2, ये भी कितनी है L/2। मुझे तो ये चाहिए, ये एंगल 37। बोलो जल्दी, L/2 sin 37, सही है। ये लेंथ मतलब sin 37 3/5 PL/, आप नीचे आए हो। पोटेंशियल एनर्जी कितनी कम हुई? mg3l/10। ये पोटेंशियल एनर्जी में जो ड्रॉप हुआ है वो गया कहाँ? काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे? 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। mg3l इज इक्वल टू आई क्या होता है? अरे बस, ओमेगा 9g बाय एल। और कुछ बचा है क्या? कुछ तो बचा होगा। तो ये 5 था, ये 9 है, ये ओमेगा। करना है कर ले। क्लियर है? और आप लोग करोगे अब, यहाँ से रिलीज करो, कैलकुलेट ओमेगा when road becomes vertical, calculate omega when road becomes vertical। यहाँ से रिलीज करता है, ये यहाँ पहुंचेगा। इस सिचुएशन में ओमेगा की वैल्यू पूछी गई, तो रखोगी भी होल्ड पे। चलो ओमेगा निकालना सीखो। तो अल्फा कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीख लिया, ओमेगा कैसे करते हैं वो भी सीख लिया, सब कुछ तो आ गया। लोगों को फील होता है क्लास में पढ़ाई ना करके। नहीं था चीजें आगे ऐसा क्या मेरे साथ पहले से कह के चल रहा था।
काम नहीं करोगे तो का नुकसान कर लिया है आप लोगों ने, अपने नहीं। ठीक बात है। यहाँ से यहाँ है, बोलो कितना नीचे आए। N1 का तो जीरो हो जाएगा, N2 का वर्क भी जीरो हो जाएगा, बचा कौन सी एम जी। एम जी कैसा कंजर्वेटिव, सीधा एनर्जी कंजर्वेशन करवा दूं। कितना नीचे उतरोगे, यहाँ से यहाँ उतर गए, कितना नीचे उतरे बेटा। पोटेंशियल एनर्जी में कितना ड्रॉप, एम जी एच की वैल्यू R/2। कितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई, जो कम हुई वो गई कहाँ गई, काइनेटिक में गई है। काइनेटिक एनर्जी 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, टिचुक 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 ओमेगा, वहाँ गायब। थर्टी सेवन से रिलीज करो, 53 पे ओमेगा बताओ। 37 से रिलीज करो, 53 पे ओमेगा बताओ। थर्टी सेवन 53 वाला हो गया नहीं। पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज,
ज्यादा नीचे कर लूँ क्या? ये पॉइंट, ये कितना दूर, ये कितना नीचे, जल्दी बोलो। L/2 sin 37 क्या हुआ है? L/2 sin 37 3L/10, सही है। सेम पॉइंट, अब कितना नीचे आ गया वही तो देखना है हमें, यही तो चाहिए। अभी कितना नीचे आया? L/2 sin 53 4L/10। पहले कितना नीचे था? 3L/10। अब कितना नीचे आ गया? हाइट में डिफरेंस, हाइट में डिफरेंस, h की वैल्यू L/10, 4L/10 माइनस 3L/10, बस। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज mgL/10। ये एनर्जी गई कहाँ पर? काइनेटिक एनर्जी में। I की वैल्यू mL²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। थ्री जी 5 भी है, L भी आ जाएगा। याद आ रहा है हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या था? वहाँ पर हम V निकालते थे, V कैलकुलेट करते थे, टेंशन कैलकुलेट करते थे। अब ये क्वेश्चन, इससे पहले भी और एक क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा और आसान, फिर जाओ वहां पर। ये थोड़ा ज्यादा ही डिफिकल्ट काम कर दिया था मैंने, भूल गया था, छोटे बच्चे हैं अभी तो। मोटे हो गए। थर्टी सेवन से रिलीज करो, कहाँ से रिलीज करो? 37 से। ये हिंज पूछा क्या? नॉर्मल, नॉर्मल रिएक्शन एंड अल्फा। ये हिंज, मास m, लेंथ l, ये अपना रोड। जस्ट आफ्टर रिलीजिंग, रिलीज करते ही नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस एंड अल्फा की वैल्यू। ये तो आसान है। पहले रिलीज कैसे किया गया था? ऐसे रख के। अब कहाँ से रिलीज कर रहे हो? 37 पे पकड़ा हुआ है, वहां से रिलीज हो रहा है। रिलीजिंग पॉइंट मैंने चेंज किया है। हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल पे इनिशियली है? वो 37। वहां से आप छोड़ दो तो नीचे आएगा। पहले कहाँ रखा हुआ था? ऐसे, थोड़ा नीचे उतरा। अब कहाँ रखा है? ऐसे, छोड़ोगे नीचे आएगा। फिर यहाँ आना, उसके बाद ये, हाँ, स्टेप बाय स्टेप, सीधे 2-3 जंप नहीं करने। इसमें एक स्टेप तो पहले वापस गए थे ओमेगा, तो ओमेगा कैसे आता है वो मैंने बता दिया। बेवकूफ, क्या मैं कर दूं? मैं कर रहा हूँ, मैं करूँ। एक चीज हमेशा ध्यान रहे। कौन सी चीज? एंगल कितना है बेटा? बोलो। मैगी कहाँ? सेंटर पे, मिड पॉइंट पे लगाओगे, सेंटर ऑफ मास पे लगाओगे और डाउन डायरेक्शन। अब mg के तो कंपोनेंट्स करने ही पड़ेंगे।
रेडियल कंपोनेंट एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो एक ये कंपोनेंट आएगा और एक ये कंपोनेंट आएगा। चलो ये 37, तो क्या ये भी 37? तो क्या ये भी 37? तो एम जी का ये वाला कंपोनेंट एम जी कॉस 37 4 मैगी बाय 5, ये कितनी मैगी? 3 मैगी। ये सही है, ये सही है। तो नॉर्मल फोर्सेस मुझे ऐसे लेने चाहिए थे। हमेशा ध्यान रहे नॉर्मल आप दो कंपोनेंट्स करके ही मानोगे, n1 एंड n2, और उनकी डायरेक्शन कैसे रखोगे? रेडियल एंड टेंजेंशियल। डायरेक्शन कैसे रखोगे? रेडियल एंड टेंजेंशियल। जब आप ऐसे रिलीज कर रहे थे तब भी आपने नॉर्मल कैसे लिए थे? रेडियल टेंजेंशियल, सॉरी टेंजेंशियल रेडियल। 37 पे भी बिल्कुल वही काम कर रहे हैं हम, रेडियल टेंजेंशियल। तभी तो फोर्सेस की जब बात करोगे तब आसान रहेगा कि n2 और 3mg ऑपोजिट है, n1 एंड 4mg/5 ऑपोजिट है। फोर्स कैलकुलेशन में तभी तो आसानी रहेगी। अब क्या करना होता है? अल्फा। अब क्या करना होता है? टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क दिखा जा रहा है, n1 का टॉर्क 0, n2 का टॉर्क, mg का टॉर्क, n1 का टॉर्क 0, n2 का टॉर्क 0, mg का टॉर्क। क्या mg के दो कंपोनेंट्स करे आपने? क्या 3mg/5 टॉर्क जनरेट करेगा? क्या 4mg/5 टॉर्क जनरेट करेगा? हाँ, तो टॉर्क 4mg/5 इंटू L/2, फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इंटू आर। mg का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन है? 4mg/5 इंटू आर L/2 आई ml²/3 इंटू अल्फा। मास गायब, एक लेंथ गायब, बस। अल्फा 12/10 सही है। 6/5 कर लूँ सीधा, 6/5 G/L, 6G/5L। अल्फा आ चुका है। अब क्या करना चाहिए मुझे? एक्सप्रेशंस देख लेते हैं। ये तो ऐसे घूमने वाला है, ये क्या होगा? ए आर। ये कौन होगा? एटी। ए आर आर ओमेगा स्क्वायर 0। अब तो वहां से रिलीज कर रहे हो ना उसे, 37 से रिलीज किया जा रहा है। यहां से रिलीज करके 37 पे नहीं पूछा जा रहा, 37 से रिलीज कर रहे हो, इसलिए ओमेगा 0 है। 80 80 अल्फा अल्फा 6G/5L, आर की वैल्यू 6G/10, ए आर आ गया, 80 आ गया। अब क्या करें? बस फोर्सेस पे चले जाओ सीधा, एनएलएम। रेडियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना आया है? 0। तो रेडियली नेट फोर्स भी क्या होना चाहिए? रेडियल डायरेक्शन में कितने फोर्स दिख रहे हैं आपको? दो दो दो। नटू ऊपर 3mg/5 नीचे, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तभी तो नेट एक्सेलरेशन 0 होगा। अब नटू 0 नहीं है। अब नटू कितना है? नटू कितना है? नहीं समझ में आया। ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन के सेम वैल्यू के, तभी तो एफ नेट 0 बनेगा, तभी तो ए आर 0 होगा। ए आर 0 का मतलब है ये दोनों बैलेंस करने चाहिए एक दूसरे को। आगे बढ़ते हैं। n1 4mg/5 माइनस n1 इज इक्वल टू m80। अब टेंजेंशियली देख रहा हूं मैं, टेंजेंशियली इधर 4mg/5 ऊपर, n1 इज इक्वल टू m80, 80 6G/10, ये 3G/5 हो गया। तो n1 4mg/5 माइनस 3mg/5 mg/5, तो नेट नॉर्मल n1² प्लस n2² सबका रूट, वो रियल नॉर्मल की वैल्यू तो हिंज क्रिएट कर रहा है।
गायब हो गया सब। मजा आ गया बट कुछ समझ में बिल्कुल वही कहानी हो गई कि हॉलीवुड का मूवी देखने गए 500 रुपए की टिकट लेके, बट साला इंग्लिश में था। बाहर आके तो यही बोलना पड़ा, बहुत मजा आया, समझ में कुछ नहीं आया। अरे एकदम बढ़िया, तुम भी जाके आओ, बहुत मजा आएगा। मजा तो बहुत आ रहा है बट समझ में कुछ नहीं आ रहा। धीरे धीरे कुछ लोग ये समझ लेंगे 2-4 लेक्चर और जाने के बाद, ये चैप्टर छोड़ना है हमें बट नहीं भाई, ध्यान से करो चीजों को, आराम से समझते रहो तो चैप्टर आसान है। देखो इस क्वेश्चन तक भी हम डायरेक्ट नहीं पहुंचे, धीरे 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 पहले आई, फिर टॉर्क, फिर अल्फा पे कहानी करी, फिर बीच में वो ओमेगा कैसे कैलकुलेट करते वो भी सीख लिया, फिर हिंज फोर्सेस कैसे देखे जाते हैं वो देखा, इक्विलिब्रियम क्या होता है वो समझा। वहां से हम यहाँ तक पहुंचे, सीधा थोड़ी यहाँ कूदे। तो जैसा आपको समझाया जा रहा है, अगर आप प्रॉपर ट्रैक को पकड़ के रखोगे तो चीजें बहुत आसान है। कंडीशन है आपको पहले से चीजें पता होनी चाहिए। अब यहाँ था तो, अब ये जो जुड़ा था क्वेश्चन पे वापस, अब रिलीज यहाँ से कर रहे हो, जब ये 37 पे पहुंचेगा तब क्या ओमेगा की वैल्यू जीरो होगी? होगी क्या ओमेगा जीरो? क्या हम ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हैं? एनर्जी कंजर्वेशन। तो जब ए आर जीरो हुआ था यहाँ, अब ए आर जीरो होने के कारण ये दोनों डायरेक्ट बैलेंस हो चुके थे, अब ये बैलेंस, वहां पर भी एक एक्सेलरेशन का इक्वेशन बनेगा। समझ में आ रहा है क्या चेंज होने वाला है? तो धीरे धीरे चीजें ऐसे कॉम्प्लेक्स होती जाती है, बाकी कुछ नहीं होता। ओमेगा यहाँ जीरो है, अब चेक कहाँ कर रहे हो? 37 पे, तो 37 पे ओमेगा जीरो थोड़ी होगा। इन 37 पे ओमेगा कैसे कैलकुलेट करते हैं वो तो सीख लिया हमने, एनर्जी कंजर्वेशन। तो अगर ओमेगा जीरो नहीं है तो यहाँ ए आर जीरो, ए आर तो जीरो नहीं होगा। समझ में आ रहा है? अगर ए आर जीरो नहीं है तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस नहीं करेंगे, वहां पर भी एफ नेट इज इक्वल टू एम ए आर, ऐसा कुछ बनेगा। अब ट्राई करो चलो। हाँ सर, कुछ भी बातें करते रहते हो। यहाँ से यहाँ हो गए, ये कितना डिस्टेंस? L/2, तो ये L/2 साइन 37, साइन 37, 3L/10 नीचे उतर चुके हो। यहाँ इनिशियल ओमेगा क्या था? यहाँ ओमेगा की वैल्यू मान लेते हैं ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू ओमेगा, बोलो पोटेंशियल एनर्जी एम ई एच, मतलब 3L/10 इज इक्वल टू 1/2 आई की वैल्यू ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। सही है? ओमेगा 9g/5l, अभी थोड़ी देर पहले तो किया था। चलो ओमेगा निकल चुका है, यहाँ से 37 नीचे आ चुके हो,
नॉर्मल N1 N2 mg 4 mg/5। चेक कर लेना, 4 3 सही तो लिया है मैंने। 3 mg/5 ये सही है। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क N1 का टॉर्क 0, N2 का टॉर्क 0, mg का टॉर्क, mg का टॉर्क लिखने के लिए मैं किसको ध्यान में लूंगा? 4 mg/5। जस्ट अभी किया हमने ये भी। 4 mg/5 इज इक्वल टू आई ml² / 3 अल्फा। मास गायब। और कुछ कट रहा है क्या? अरे डिस्टेंस तो लिया नहीं। L/2 ml² / 3 अल्फा। m गायब और कुछ दो गया, एक L बच गया। अल्फा 6/5 तो अल्फा भी आ चुका है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन की बात कर लेता हूँ। ये कौन? ए आर। और यहाँ पर कौन? ए टी। ए आर क्या होगा? आर ओमेगा स्क्वायर। आर की वैल्यू L/2 ओमेगा स्क्वायर 9g/5L। ये क्या हो गया? 9g/10L। ये ए आर आ गया। ए टी 10 तो लिखा है मैंने। कहाँ पर? एल नहीं आएगा तो क्या आएगा? इधर रे। अच्छा ये एल कटेगा, सही है। जाग रहे हो तुम? 80 आर अल्फा। आर L/2 अल्फा 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 6g/5L। एल वापस कट गया। 6g/10। ये 80 आ गया, ये ए आर आ गया। अब फोर्स की बात कर लेते हैं। N2 3mg/5 ए आर। क्या करूं? N2 माइनस 3mg/5 इज इक्वल टू MAR 9g/10। यहाँ से N2 ले आओ और N1 कहाँ गया रे? ये रहा। 4mg/5 माइनस N1 इक्वल टू MAT M 6g/10। यहाँ से N1 ले आओ। लंबा सा क्वेश्चन, लगभग सब कुछ आ गया इसमें। पर कैंडिडेट थ्योरम पता होना चाहिए। कैंडिडेट थ्योरम पता होना चाहिए भाई, पता होना चाहिए। यार पता होना चाहिए। यार पता होना चाहिए। एलएम के इक्वेशंस पता होना चाहिए। बाकी वो वेक्टर वेक्टर तो अब तो हम ध्यान में भी नहीं ले रहे कि ठीक है वेक्टर के साथ तो खेल ही लेंगे। गए। आ गया था आंसर।